हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक को डिस्कस करते हैं विद द टर्म बॉन्ड। तो सबसे पहले हम अगर टर्म बॉन्ड को डिफाइन करें, दैट इज व्हाट इज अ बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, पहले इसका आंसर देंगे। व्हाट इज अ बॉन्ड। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे कि बॉन्ड क्या होता है। तो एक्चुअली बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two or more than two atom। अब बेसिकली आप डिफाइन करना चाहें इसको तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आर मोर देन टू एटम्स, ये बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए इनफ है। बट हम इसकी एक कंप्लीट वेल मैनर डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, तो उसको लिखेंगे कंप्लीटली। टू और मोर देन टू एटम्स दैट होल्ड्स them together at a stable state, together at a stable state। ओके, तो बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम दैट होल्ड्स देम टुगेदर एट अ स्टेबल स्टेट। ये इसकी एक कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है, दैट इज व्हाई दे फॉर्म। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई दे फॉर्म। बॉन्ड बनते ही क्यों हैं? तो बॉन्ड क्यों बनते हैं? तो एटम बॉन्ड बनाते क्यों हैं? टू गेट स्टेबिलिटी। कोई भी एटम बॉन्ड बनाता है स्टेबल होने के लिए। व्हेन टू एटम कंबाइंस टुगेदर एंड फॉर्म अ बॉन्ड दे बिकम मोर स्टेबल। इसीलिए क्या है, कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाते हैं। सपोज दैट we take example of hydrogen is not stable, so not so stable, so and another hydrogen atom is not stable, but when they combine to form H2 molecule, this is stable comparatively। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम से अलग अलग आप देखेंगे तो H2 मॉलिक्यूल जो होता है ये स्टेबल होता है, बट सेम इसी तरह से आप देखेंगे तो अदर मॉलिक्यूल्स भी, एटम्स जब कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो स्लाइटली वो स्टेबल हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो आपका आता है कि अगर एक बार ये बॉन्ड बन गया तो क्या ये मॉलिक्यूल फिर से फर्दर बॉन्ड नहीं बनाएगा? बना सकता है। दैट मीन्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाई दे रीफॉर्म। बॉन्ड कभी बनते हैं तो फिर दोबारा उन्हें क्यों बनना पड़ता है, दोबारा बॉन्ड क्यों ब्रेक होते हैं, क्यों बनते हैं? तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसको फिर एक्सप्लेन करते हैं हम। Okay, so now we will understand that why they reform, बॉन्ड जो है दोबारा क्यों बनते हैं। तो आप इसको ऐसे देखेंगे कि टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। जैसे कोई मॉलिक्यूल एक बार बन चुका है तो वो दोबारा भी बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, दोबारा भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल H2 ऑलरेडी फॉर्म्ड है प्लस O2, ये भी ऑलरेडी स्टेबल मॉलिक्यूल है, बट दोनों जब कंबाइन करेंगे H2O फॉर्म करेंगे तो H2O विल बी स्लाइटली मोर स्टेबल देन दिस। ये इससे ज़्यादा ही स्टेबल होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ दे फॉर्म। अब आपको ये बताना है कि बॉन्ड कैसे बनते हैं। हाउ दे फॉर्म, बॉन्ड कैसे बनते हैं।
तो बॉन्ड को बनने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सी थियरीज हैं। जैसे कि हम वन बाय वन इसको अगर समझते हैं तो आपका आएगा कोसल-लेविस अप्रोच, जो कि इनिशियल एक अप्रोच था बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने का। ये कोई बहुत स्पेसिफिक थियरी नहीं थी, बट एक अप्रोच था जो कि पहला स्टेप था बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने का। सेकेंड आपका आता है यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसको आप बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझते हैं आप, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझते हैं जो कि आता है ऑक्टेट रूल, यहाँ पे होता है ऑक्टेट रूल। तो जो नेक्स्ट थियरी है वो आपकी होती है ऑक्टेट रूल। इसमें हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को समझते हैं, जिसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। सो वन बाय वन एक दूसरे के डिफेक्ट को दूर करते हुए थियरीज आती गई। तो थर्ड आपका आ जाता है एक वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, जिसको आप बोलते हैं वेस्पर थियरी। तो वेस्पर थियरी के बाद आपका आ जाता है वीवीटी, जिसको आप बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये वैलेंस बॉन्ड थियरी, तो इसमें से सभी जो थियरीज हैं वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के स्पेसिफिक पॉइंट को, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। जैसे कुछ चीज़ों को कोसल-लेविस अप्रोच में डिफाइन किया, फिर इसके बाद लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमने समझा, फिर वेस्पर थियरी से उसकी ज्योमेट्री समझेंगे, फिर वैलेंस बॉन्ड थियरी से उसकी ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे ऑर्बिटल ओवरलैप होता है और सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। फिर एमओटी आपको और ज़्यादा चीज़ों को डिफाइन करता है, मॉलिक्यूल बनेगा, एग्जिस्ट करेगा या नहीं, और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एंड LFT, लिगैंड फील्ड थ्योरी। ये दोनों आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट होता है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट है, तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बाकी एमओटी तक आपको इस चैप्टर में पढ़ना होता है। तो अभी तो एक थियरी को वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी जो पहली आती है वो आपको आती है वेस्पर थियरी। तो आज हम वेस्पर थियरी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, यहाँ पे आप देखिए अगर वेस्पर थियरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, वेस्पर थियरी। तो वेस्पर थियरी इंट्रोड्यूस्ड बाय गिलेस्पी एंड नाइहोम, इसको एक्सप्लेन किया था गिलेस्पी एंड नाइहोम नामक साइंटिस्ट ने। तो गिलेस्पी एंड नाइहोम ने इसको एक्सप्लेन किया था। आपको साइंटिस्ट का नाम तो बहुत ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसके पास्टुलेट की बात करें हम, तो पास्टुलेट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसी से पता चलता है कि बॉन्डिंग कैसे हो रही है इसमें। तो पास्टुलेट्स इसके हैं, ये टोटली आपको इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पे डिफाइन करता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को। तो वेस्पर थियरी आप स्पेशली डिफाइन किसको करता है, ये डिफाइन करता है ज्योमेट्री एंड शेप की बात करता है, ज्योमेट्री एंड शेप की बात करता है। तो पास्टुलेट्स क्या है, अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर depends on electron pairs around central metal atom, electron pairs around central atom। जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें एक सेंट्रल एटम होगा, तो सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसका शेप क्या होगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर की बात आती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ये टू टाइप के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका बॉन्ड पेयर एंड सेकेंड इज लोन पेयर एंड लोन पेयर। सो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट है तो कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो थर्ड पॉइंट डिफाइन करता है कि इफ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट, इफ ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट, अगर केवल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी, जो शेप होगा, वो क्या होगा, इसका ज्योमेट्री एंड शेप जो होगा वो रेगुलर होगा। इसका ज्योमेट्री
ज्योमेट्री एंड शेप जो होगा ये रेगुलर होगा, या आप बोलेंगे सिमेट्रिकल होगा। रेगुलर होगा या आप इसी को बोल सकते हैं सिमेट्रिकल होगा, या फिर आप बोलेंगे इसको सिमेट्रिकल होगा। रेगुलर और सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है कि देयर विल बी नो डिस्टॉर्शन इन शेप। अब इसकी रेगुलर ज्योमेट्री और शेप को इस थ्योरी से पहले सेडविक पावेल ने एक्सप्लेन किया था। सेडविक पावेल ने बहुत सारे मॉलिक्यूल को लिया, उसने एक स्पेसिफिक पैटर्न पाया कि अगर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है उसमें, वहाँ पे उस समय उनको इलेक्ट्रॉन पेयर की जानकारी नहीं थी, तो बहुत से एनालिसिस करने के बाद उन्होंने बताया था कि मॉलिक्यूलर का जो बॉन्ड पेयर है वो किस किस शेप को जनरेट करता है। इसको हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं कैसे। जो रेगुलर शेप है वो कैसा होता है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 हैं और दोनों ही इसमें क्या है, बॉन्ड पेयर के रूप में प्रेजेंट हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि ये बॉन्ड पेयर है, दोनों ही 2 है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर जो शेप होगा, ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री या शेप आप इसको बोलेंगे, यहाँ दोनों ही रेगुलर होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि लीनियर होगा। दो इलेक्ट्रॉन पेयर या दोनों बॉन्ड पेयर जब प्रेजेंट है तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर पे इसका शेप हो जाएगा लीनियर। और लीनियर में जो बॉन्ड एंगल होता है, यहाँ पे एक बॉन्ड एंगल भी ये बताता है, तो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा दोनों के बीच में। अब आप इसका एग्जांपल भी देखना चाहें तो एग्जांपल होता है BeCl2। अब इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 है तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन पेयर, आप इसको बॉन्ड पेयर भी कंसीडर करें, दोनों का ही मतलब एक ही है यहाँ पे, क्योंकि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को ही बॉन्ड पेयर कंसीडर किया गया है। तो अगर 3 है तो 3 पे आपका जो शेप होगा वो हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, इसका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। और इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं BF3 का एग्जांपल देख सकते हैं आप। BF3 में अगर इसका स्ट्रक्चर बना के देखें तो जैसे BeCl2 का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो B यहाँ पे होगा, B यहाँ होगा और Cl यहाँ होगा। तो BF3 का ऐसे ही बनाएंगे तो B यहाँ होगा और एक ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो आपको इसका मिल जाएगा। और इन सभी के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। यहाँ पे आपका ये 180 डिग्री होता है। तो थर्ड पे आप देखेंगे अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर का नंबर है तो इस 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर पे जो आपका ज्योमेट्री या शेप बनेगा वो बनेगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल, टेट्रा मीन्स होता है 4, टेट्रा मीन्स होता है 4 और हेड्रॉन मीन्स होता है फेस। टेट्रा मीन्स 4, हेड्रॉन मीन्स हो जाएगा फेस। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें 4 फेसेस आपको दिखाई देंगी। अब इसका आप स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपका होता है CH4। बेस्ट एग्जांपल होता है CH4। जो इसका कुछ स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा बनता है, ये आपको ऐसा बनता है। यहाँ पे आप इसको अगर देखें टेट्राहेड्रली तो आपकी इसकी ये एक फेस इधर हो जाएगी और एक फेस यहाँ पे आपको इधर दिखाई देगी बैक साइड पे, और एक फेस इधर और एक फेस बॉटम पे दिखाई देगी। तो 4 फेसेस इसमें दिखाई देंगी H। तो यहाँ पे 4 फेसेस इसकी आपको दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। नाउ रेगुलर ज्योमेट्री में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर तक के जो डिफाइन किए गए हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ यहाँ पे 5 अगर है, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है तो 5 पे आपका जो शेप और ज्योमेट्री बनता है वो बनता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, आप इसको TBP लिखते हैं शॉर्ट में, ये TBP ज्योमेट्री बनाता है। और शेप भी इसका यही होगा क्योंकि ये रेगुलर ज्योमेट्री रेगुलर स्ट्रक्चर है या सिमेट्रिकल है, तो शेप और वो दोनों एक ही लिख सकते हैं। अब इसके लिए आप एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल देते हैं PCl5 का। PCl5 में ये TBP ज्योमेट्री शो करता है। नेक्स्ट आप देख लेंगे 6 पे, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है दैट इज बॉन्ड पेयर है, और ये सभी इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो 6 पे आपका ये बनाएगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा।
इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में आपका एग्जांपल आ जाता है SF6 का। और इन दोनों का अगर स्ट्रक्चर बना के देखना चाहें आप तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है TBP का। यहाँ पे P, यहाँ आपका हो जाएगा Cl और यहाँ पे एक ट्राइगोनल टाइप का स्ट्रक्चर, ये आपका होता है TBP ज्योमेट्री। यहाँ पे ये ट्राइगोनल हो जाता है और यहाँ से बाई पिरामिडल हो जाता है। एक पिरामिड ऊपर की तरफ बन जाता है और आपका एक पिरामिड सेम नीचे की तरफ बन जाता है। ये होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसी तरह से सबका आप देख सकते हैं ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। सल्फर है, यहाँ पे 2 बॉन्ड, फिर यहाँ पे ये एक ऐसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है F। तो यहाँ पे इसका एक ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाता है। इसको आप कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। इसका ये अब यहाँ पे एक इससे और इससे अटैच होके बनेगा। 4 फेसेज ऊपर की तरफ बनेंगी और 4 फेसेज सेम इसी तरह से नीचे की तरफ बन जाएंगी। तो 4 फेसेज ऊपर, 4 फेसेज नीचे। तो इसके 8 फेसेज जो बनते हैं उसे कौन बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, so next point is when lone pair is present with bond pair then molecular symmetry will be distorted। आप अगर इसको देखें, नेक्स्ट पोस्टुलेट इसका जो है वो ये है कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या होगा? अगर बॉन्ड पेयर के साथ आपका लोन पेयर भी प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप जो होगा ये क्या होगा? डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा और डिपेंड करेगा, इसका पोस्टुलेट हम लिख लेते हैं पहले कि इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट along with बॉन्ड पेयर, तो मॉलिक्यूलर जो शेप होगा या ज्योमेट्री होगी ये क्या होगी? डिस्टॉर्टेड होगी। ये जो होगी ये होगी डिस्टॉर्टेड। अब डिस्टॉर्टेड होगी, कितनी डिस्टॉर्टेड होगी या डिस्टॉर्शन किस लेवल का होगा? ये डिस्टॉर्शन डिपेंड करता है, डिस्टॉर्शन डिपेंड्स ऑन, डिस्टॉर्शन जो होगा वो डिपेंड किस पे करेगा? रिपल्सन ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। रिपल्सन ऑफ लोन पेयर इसमें आ गया तो लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से जो है वो इसमें डिस्टॉर्शन हो जाएगा। अब इसके डिस्टॉर्शन का आप लेवल देखेंगे अगर तो एक ऑर्डर होता है कि लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, यानी कि लोन पेयर जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे डिस्टॉर्शन उतना ज्यादा होगा। देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का डिस्टॉर्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड सबसे कम रिपल्सन जो मिनिमम रिपल्सन होता है वो होता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। इसीलिए जब बॉन्ड पेयर से प्रेजेंट होता है तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है? वो एकदम परफेक्ट होती है, सिमेट्रिकल होती है। तो अब यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे देख लेते हैं। लोन पेयर अगर ज्यादा है प्रेजेंट तो डिस्टॉर्शन कैसा होता है, तो हम इसको बाय द एग्जांपल भी देख सकते हैं और एक टेबल बनी होती है उस टेबल को भी हम बना सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल पहले हम देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे परफेक्ट टेट्राहेड्रल पे जो 0 लोन पेयर प्रेजेंट होता है CH4 में आप देखते हैं तो जो बॉन्ड एंगल आता है, इसका बॉन्ड एंगल जो आता है ये आता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट ये आता है। तो सेम इसी पे अगर आप देखें NH3 एक मॉलिक्यूल है, NH3 इसमें एक लोन पेयर आ जाता है। तो एक लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्ट हो जाता है वो नियरली 107 डिग्री पे आ जाता है। ये आपका यहाँ से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है और इसका शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है। इसका शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है बट वो डिस्टॉर्टेड होती है। तो डिस्टॉर्टेड होने की वजह से इसका शेप जो बन जाता है वो पिरामिडल शेप बन जाता है, पिरामिडल शेप बन जाता है। क्योंकि एक लोन पेयर है इसलिए इतना बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्ट होता है। अब एक और एग्जांपल अगर हम दें, यहाँ पे इसको इरेज करके देते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको लिखें ऐसे H2O में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 4 ही है बट यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 है एंड लोन पेयर क्या है? यहाँ पे 2 है। इन द केस ऑफ NH3 देयर इज ओनली 1 लोन पेयर, बट इसके केस में आपको यहाँ पे 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर मिलते हैं। दैट मींस डिस्टॉर्शन इससे कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। तो इसीलिए H2O का आप देखते हैं
तो H2O का डिस्टॉर्शन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और इसका बॉन्ड एंगल अगर आप बना के देखें तो यहाँ पे H और यहाँ पे इसका एक लोन पेयर, यहाँ पे इसका दूसरा लोन पेयर, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल हो जाता है ये घट के आपका हो जाता है 104 डिग्री के अराउंड, 104 डिग्री के अराउंड ये आपका इसका स्ट्रक्चर आ जाता है, बॉन्ड एंगल आ जाता है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बेंट शेप में आ जाता है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो बेंट शेप में आता है, या इसको आप बोलते हैं बी शेप, यहाँ पे इसके केस में आप बोलते हैं बी शेप। तो इसी तरह से और भी कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे।